नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कपिल कातोसीकर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आज हम बेरोजगारी का जो टॉपिक है उस पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों ये बेरोजगारी का जो टॉपिक है उसमें क्या हमारे से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से हमारे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो हमारे दोस्तों बेरोजगारी का जो टॉपिक है, अभी वीडियो की एग्जाम है या फिर एएसओ की एग्जाम है, उनके लिए दोस्तों तो ये महत्वपूर्ण है ही है। और भी अदर जो एग्जामें हो रही है वहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही में दोस्तों यदि हम बात करें तो इस चैप्टर में हमारे को पूरी महान गाथा नहीं पढ़नी है, हम यहाँ पर वही चीज़ें देखने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास पहले हमारे को इस बेरोजगारी के टॉपिक में ये देखना है कि राजस्थान के अंदर जो दोस्तों न्यूनतम मजदूरी दर डिसाइड की जाती है और 2021 के अंदर न्यूनतम मजदूरी दर फिर से डिसाइड की गई थी और वो कितनी कितनी की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो मजदूरी दर डिसाइड की जाती है वो एक मजदूर के अकॉर्डिंग की जाती है। और मजदूर की दोस्तों यहाँ पर जो कैटेगरी बांटी गई है वो 4 प्रकार की बांटी गई है। यहाँ पर एक तो अकुशल मजदूर है, एक आपके पास अर्धकुशल मजदूर है, एक आपके पास कुशल है, एक दोस्तों आपके पास उच्च कुशल है। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार की जो कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर राशि इसकी डिसाइड की गई है। अकुशल जो मजदूर है उसको 252 रुपया दिया जाएगा, अर्धकुशल है उसको 264 रुपया दिया जाएगा, और जो कुशल है उसको 276 रुपया, और जो उच्च कुशल कैटेगरी का है उसको 326 रुपया। तो यहाँ पर हमारी ये 4 मदें हैं, उनको हमारे को एकदम याद होना चाहिए कि भाई अकुशल की कितनी है, 252 है, अर्धकुशल की 264 है, और कुशल की 276 है, और उच्च कुशल की 326 है। ये चारों बिंदु हमारे को याद होने चाहिए। अब जो अगला बिंदु है दोस्तों बेरोजगारी से रिलेटेड, वो ये है कि बेरोजगारी की सर्वाधिक दर कौन से राज्य में आपको देखने को मिली है, और वो भी 2018-19 के अकॉर्डिंग है दोस्तों अभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सर्वाधिक दर की यदि हम बात करें तो वो दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिली है, तो यहाँ पर याद रखना नागालैंड जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर 3 बिंदु हमारे को याद रखने हैं, जैसे नागालैंड फर्स्ट स्थान पर है, सेकंड स्थान पर आपका गोवा है, और थर्ड स्थान पर आपका मणिपुर है। नागालैंड, गोवा और मणिपुर। लेकिन यदि यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि बेरोजगारी की न्यूनतम दर जो किस राज्य में रही है 2018-19 के अकॉर्डिंग, तो वो दोस्तों हमारे को याद रखनी है मेघालय और छत्तीसगढ़ और सिक्किम। यहाँ पर ये 3 बिंदु इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कि भारत में बेरोजगारी का मापन किया किसने था। तो बेरोजगारी का दोस्तों देख लो, या निर्धनता का देख लो, या राष्ट्रीय आय का जो मापन करने वाले थे वो कौन थे, आपके दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे। इनका नाम याद रखना है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने आंकड़ों के बारे में देखा है अभी तक, और भी दोस्तों इसके जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वो पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि 2018-19 में भारत में जो बेरोजगारी की दर थी वो कितनी थी। तो भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है, 6.1% रही थी। 6.1% रही थी, ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अभी एक जो हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो चल रहा है कार्यक्रम, वो चल रहा है वर्तमान समय में। यदि हम बात करें तो बेरोजगारी उन्मूलन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों मनरेगा। अब दोस्तों मनरेगा के बारे में 2-3 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं। दोस्तों मनरेगा के बारे में यदि बात करें तो हाल ही में जो बजट आया था 2021 का, तो उसमें दोस्तों हमारे पास 100 दिन का इसमें बेसिकली रोजगार मिलता है। लेकिन दोस्तों 3 जातियां थी, जैसे जिसमें कौन कौन सी थी, खतोड़ी जनजाति थी, और एक आपके पास कौन सी थी, सहरिया जनजाति थी। सहरिया जनजाति थी, और एक दोस्तों आपके पास कौन सी थी, सहरिया खतोड़ी जनजाति हो गई, एक सहरिया जनजाति हो गई, एक विशेष विशेष योग्य जन जो श्रमिक होते हैं, इन तीन कैटेगरी को दोस्तों 100 दिन की बजाय 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। एक बिंदु तो आपको ये याद रखना है। और दोस्तों याद रखना है कि ये जो मनरेगा जो कार्यक्रम है ये लागू कब हुआ था, तो ये 2005 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 2005 के एक्ट के तहत ये लागू हुआ था। और डेट पूछे आपसे तो कब लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को ये राजस्थान में लागू हुआ था। और यदि दोस्तों इसका बात की जाए कि संपूर्ण यदि भारत में पूछा जाए तब कितनी तारीख को लागू हुआ था, तो वो आपका 1 अप्रैल 2008 को बताना है। 1 अप्रैल 2008 को बताना है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका जो नाम चेंज किया गया था, और नाम दोस्तों इसका क्या रखा गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी जो नाम रखा था दोस्तों, वो कौन सी डेट को रखा गया था, तो 2 अक्टूबर 2009 को रखा गया था। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला बिंदु हमारा जो क्या है, 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें दोस्तों क्या रखा गया था कि रोजगार के अवसर सृजित करने का एक लक्ष्य रखा गया था। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें रोजगार के अवसर का सृजन करना था, और उसका जो टारगेट रखा गया था दोस्तों वो 5 करोड़ का रखा गया था। कितना रखा गया था, 5 करोड़ का रखा गया था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी है वो कैसी बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब ये संरचनात्मक बेरोजगारी कैसी होती है वो आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन एक बार याद ये रखिएगा कि भारत में प्राय कैसी बेरोजगारी देखने को मिलती है, संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों हम और इसको यदि डिफाइन करें तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें किस प्रकार की आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों एक तो मौसमी या कह सकते हैं हम छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलेगी। कैसी बेरोजगारी देखने को मिलेगी दोस्तों, मौसमी
या फिर हम कह सकते हैं छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों शहरी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो वहां पर आपको तकनीकी और जो शिक्षित बेरोजगारी वहां पर आपको देखने को मिलेगी, तकनीकी और शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलेगी। अब हमारे पास जो बिंदु है कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो प्रति वर्ष 5 वर्ष से एनएसएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो प्रति वर्ष कौन जारी करता है? एनएसएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। एनएसएसओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका दोस्तों गठन किया गया था 1950 में। और इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये किसके अधीन कार्य करता है? सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के ये अधीन कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखना कि निर्धनता व जो बेरोजगारी के आंकड़े है वो कौन जारी करेगा? एनएसएसओ जारी करेगा। ये हमारे को बिंदु याद रहना चाहिए कि बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? एनएसएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका गठन 1950 में हुआ था। मुख्यालय आपके पास नई दिल्ली में है। और किसके अधीन कार्य करता है? तो सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब दोस्तों जो जनसंख्या होती है हमारी, टोटल जो जनसंख्या होती है उसमें भी दो कैटेगरी होती है। एक तो आपके पास कार्यशील जनसंख्या होती है, एक आपके पास गैर कार्यशील जनसंख्या होती है। अब ये कार्यशील जनसंख्या क्या होती है और गैर कार्यशील जनसंख्या क्या होती है उनको देखते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या दोस्तों जो 15 वर्ष का हो चुका है या 15 वर्ष से लेकर के हम कह सकते हैं 64 वर्ष तक का है कोई व्यक्ति है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? आपका कार्यशील जनसंख्या में आएगा। यानी 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक की आयु का कोई व्यक्ति है तो वो कार्यशील जनसंख्या में शामिल होगा। और गैर कार्यशील जनसंख्या में कौन शामिल होगा? तो 15 वर्ष से कोई कम आयु का है या फिर हम कह सकते हैं 64 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति है, तो वो दोस्तों किस कैटेगरी में शामिल होगा? आपका गैर कार्यशील जनसंख्या में शामिल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि बेरोजगारी हम देखें तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों श्रम शक्ति तो टोटल आई गई हमारी, जिसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी होगा और बेरोजगार व्यक्ति भी होगा। लेकिन कार्य शक्ति में कौन होंगे दोस्तों? तो याद रखना जो कार्य शक्ति में वही लोग होंगे जिनके पास रोजगार उपलब्ध है। लेकिन श्रम शक्ति में दोस्तों वो सारे लोग होंगे जिनके पास रोजगार है और जो बेरोजगार भी हैं। तो उन दोनों व्यक्तियों को किस में शामिल किया जाएगा? श्रम शक्ति में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो व्याख्या दी गई है वो श्रम शक्ति की वो क्या दी गई है? 15 से लेकर के 64 वर्ष के जो सभी लोग हैं, 15 से लेकर के जो 64 वर्ष के जो सभी लोग हैं, उसमें दोस्तों रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी हैं और बेरोजगार प्राप्त व्यक्ति भी हैं। यानी जिनके पास रोजगार है वो भी इसमें शामिल है और जो बेरोजगार है वो भी यहाँ पर शामिल है। और कार्य शक्ति की यदि बात करें तो 15 से 64 वर्ष तक के जो रोजगार शुदा का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि हम कह सकते हैं उनके पास रोजगार उपलब्ध है। तो यदि हम यहाँ से श्रम शक्ति में से इन कार्य शक्ति वालों को यदि माइनस कर दें तो दोस्तों हमारे पास क्या बच जाएगी? बेरोजगारी बच जाएगी। भाई बेरोजगारी क्या है? अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का मतलब हुआ दोस्तों कि जो हमारे पास काम करने की जो आयु होती है वो कौन सी है। तो भारत में जो कार्यशील जनसंख्या की जो आयु बताई गई है वो 15 से लेकर के 59 वर्ष बताई गई है। 15 से लेकर के 59 वर्ष बताई गई है। लेकिन यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कितनी बताई गई है? 15 से लेकर के 64 बताई गई है। दोस्तों यहाँ पर हम वही बिंदु या हम कह सकते हैं वही टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं, बाकी पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बेरोजगारी है, अब हमारे को ये बताना है कि बेरोजगारी है तो बेरोजगारी कैसी समस्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि बेरोजगारी क्या है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये एक आर्थिक समस्या है या फिर कह सकता है सामाजिक समस्या है, या फिर अगला बिंदु हमारे को ये दे सकता है आर्थिक व सामाजिक समस्या है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये बिंदु जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेरोजगारी है तो एक आर्थिक व सामाजिक समस्या है। कैसी समस्या है? आर्थिक व सामाजिक समस्या है। अब आप बेरोजगारी की परिभाषा बेसिकली जानते तो हैं, लेकिन हम इनको 4 या 5 शब्दों में यदि कहना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है? आपको पता है कि 15 से लेकर के जो 64 वर्ष तक की आयु की यदि हम बात करें तो उस समय व्यक्ति क्या करता है? कार्य करने के लिए इच्छुक होता है, या कह सकते हैं हम कि उनकी योग्यता या हम कह सकते हैं उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग यदि उनको काम नहीं मिलता तो वो एक तरह से क्या कहलाते हैं? बेरोजगार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? बेरोजगार कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि बेरोजगारी तो हमने देख ली कि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता या इच्छा के अनुसार यदि कार्य नहीं मिलता तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। और बेरोजगार में भी हमने ये देख लिया कि कार्यशील जो जनसंख्या होती है, जैसे 15 से लेकर के 64 वर्ष तक की बात करें तो उन लोगों को यदि काम नहीं मिलता है तो वो किस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे? आपके बेरोजगारी में हो जाएंगे। अब बेरोजगारी के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला बिंदु है कि बेरोजगारी के जो प्रकार क्या हैं, तो सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं मौसमी जो बेरोजगारी है वो कैसी बेरोजगारी होती है। तो दोस्तों मौसमी से हमारे को पता चल रहा है कि मौसम के अकॉर्डिंग एक बेरोजगारी आती है तो उसे हम दोस्तों मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो लिखा गया है किसी एक मौसम विशेष में ही काम मिलना, जैसे दोस्तों हम यदि फसल की बात करें, कृषि क्षेत्र की यदि बात करें तो जहाँ पर खरीफ की फसल भी होती है, रबी की फसल भी होती है और जायद की फसल, जो भी फसलें होती है हमारे, तो उनके अकॉर्डिंग यानी खरीफ की फसल जब हो रही है तो वहाँ पर एक मजदूर को उस समय रोजगार मिल जाता है, लेकिन वो बाकी समय पर एक तरह से बेरोजगार के रूप में अपना समय व्यतीत करता रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये मौसमी जो बेरोजगारी होती है दोस्तों, एक मौसम के अकॉर्डिंग तो उनको काम मिल जाता है लेकिन बाकी समय पर वह बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं किसी एक मौसम विशेष में ही उनको काम मिलता है, बाकी समय वो क्या कहलाते हैं?
बेरोजगार के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर ये मौसमी बेरोजगारी होती हो गई आपके पास। अब दोस्तों संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है वो कैसी होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी को हम बेसिकली नॉर्मली समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं दोस्तों, एक मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? 10 कर्मचारी हैं। अब 10 कर्मचारी हैं या 100 कर्मचारी मान लीजिएगा, 100 कर्मचारी हैं। अब वहाँ पर 100 कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन कंपनी में कंप्यूटराइज का काम शुरू हो गया, यानी कि जहाँ पर 100 कर्मचारियों की जरूरत थी, कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई अभी। तो कंप्यूटर की व्यवस्था करने की वजह से दोस्तों वहाँ पर अब 70 व्यक्ति ही उस काम का निपटारा कर सकते हैं, यानी कि जो 100 व्यक्ति काम करते थे वहाँ पर अब 70 व्यक्ति उस काम को संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर 70 और 100 का जो डिफरेंट आया वो कितने का आ चुका है? 30 का आ चुका है। तो ये 30 जो लोग हैं ना दोस्तों, एक तरह से कैसे बेरोजगार कहलाएंगे? संरचनात्मक रूप से बेरोजगार कहलाएंगे। कैसे बेरोजगार कहलाएंगे दोस्तों? संरचनात्मक रूप से ये बेरोजगार कहलाएंगे। वहाँ पर 100 लोग पहले थे, कंप्यूटर की व्यवस्था या हम कह सकते हैं एक तरह से नई तकनीकी का वहाँ पर उपयोग होने लग गया, और उसकी वजह से दोस्तों अब 70 ही कर्मचारी वहाँ पर चाहिए। तो जो 30 जो बेरोजगार जो यानी 30 जो बेरोजगार कहलाएंगे वो कैसे बेरोजगार कहलाएंगे? संरचनात्मक बेरोजगार कहलाएंगे। कैसे बेरोजगार कहलाएंगे दोस्तों? संरचनात्मक बेरोजगार कहलाएंगे। यहाँ पर ये लिखा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, जैसे हम कहें कि एक मजदूरों की संख्या 100 थी, वहाँ पर अब 70 ही मजदूर उपलब्ध हैं, और वो जो 30 का जो डिफरेंट आया वो कैसे आया दोस्तों हमने समझा। तो वो कैसे कहलाएंगे? संरचनात्मक बेरोजगार कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक बात ये याद रखनी है कि जो संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है वो एक तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। ये पूछा जा सकता है, संरचनात्मक बेरोजगारी है तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति की है, अल्पकालीन प्रवृत्ति की है, या अल्पकालीन व दीर्घकालीन प्रवृत्ति की है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये बिंदु याद रखना, और ये विकासशील देशों में देखने को मिलती है, विकासशील देशों में देखने को मिलती है। ये दो बिंदु इसके याद रखना संरचनात्मक बेरोजगारी के। संरचनात्मक बेरोजगारी के दो बिंदु कौन कौन से रहे हमारे पास? एक तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति की, और ये विकासशील देशों में देखने को मिलती है। अल्प बेरोजगारी की बात करें तो दोस्तों अल्प बेरोजगारी का हम सीधा ऐसा नॉर्मल से समझने की कोशिश करें तो दोस्तों आपके पास कार्य क्षमता की तुलना में कम समय के लिए कार्य मिलना, यानी कि आपकी कार्य क्षमता तो है 8 घंटे की, 8 घंटे आप कार्य क्षमता है आपकी काम करने की, लेकिन दोस्तों आपको 5 घंटे ही काम मिलता है, 5 घंटे ही काम मिलता है। यानी कार्य क्षमता की तुलना में कम समय के लिए कार्य मिलना, 8 घंटे की आपकी कार्य क्षमता है करने की, लेकिन आपको काम कितने घंटे का मिल रहा है? 5 घंटे। तो 3 घंटे का जो अंतर है, 3 घंटे का अंतर है, वहां पर आप बेरोजगारी की कंडीशन में अपना समय व्यतीत कर रहे हो। तो वो दोस्तों कैसी बेरोजगारी कहलाएगी? आपकी अल्प बेरोजगारी कहलाएगी। कैसी बेरोजगारी कहलाएगी? अल्प बेरोजगारी कहलाएगी। या हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सरकार द्वारा निर्धारित समय से कम कार्य मिलना। सरकार ने डिसाइड कर रखा है दोस्तों कि आपको एक दिन में 8 घंटे काम करना है, एक दिन में 8 घंटे काम करना है, लेकिन हमारे को 5 घंटे काम मिल रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि जो 3 घंटे का जो समय है वो आपके पास कैसी बेरोजगारी के रूप में वहन कर रहे हैं? अल्प बेरोजगारी के रूप में वहन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को समझना क्या है कि अल्प बेरोजगारी है वो एक अविकसित देशों में देखने को मिलती है, अविकसित देशों में देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों वही बिंदु देखने हैं हमारे को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हमारे पास जो बिंदु है वो चक्रीय बेरोजगारी का है। चक्रीय बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी होती है? तो चक्रीय बेरोजगारी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो व्यापार चक्रों के दौरान, व्यापार चक्रों के दौरान यदि दोस्तों बात करें तो आर्थिक मंदी या मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक मंदी या व्यापार में आर्थिक मंदी कह सकते हैं, या मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। चक्रीय बेरोजगारी दोस्तों कब पैदा होती है? आर्थिक मंदी आ जाती है या मांग में कमी आ जाती है। यानी हम कह सकते हैं किसी वस्तु के 100 ग्राहक हैं मान लीजिएगा, या हम कह सकते हैं कोई 100 वस्तु है, उनको कभी कभी तो ऐसा पता चलता है कि मांग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 100 वस्तुओं की यानी कि उन्हें उपभोक्ताओं को उनकी पूर्ति ही नहीं हो पाती, कमी हो जाती है। लेकिन ऐसा समय आ जाता है कभी कभी कि ये जो 100 वस्तुएं होती है दोस्तों, ये मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को इनकी जरूरत ही नहीं होती, अर्थात हम कह सकते हैं वो इनको चाहते नहीं है, इनके प्रति उसकी क्या हो जाती है? रुचि एकदम बिल्कुल नील हो जाती है, वो इनको खरीदना यानी पसंद नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सक्रिय बेरोजगारी की यदि बात करें तो सक्रिय बेरोजगारी के बारे में हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि एक तो आर्थिक मंदी आ जाती है, और आर्थिक मंदी आ जाने की वजह से दोस्तों मार्केट में उस वस्तु की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो वैल्यू डाउन होने की वजह से दोस्तों उसकी मांग में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और उसकी वजह से दोस्तों कैसी बेरोजगारी उत्पन्न देखने को मिलती है? हमारे को चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं मांग में कमी के कारण नियोक्ता क्या करता है दोस्तों? नियोक्ता क्या करता है? कर्मचारियों की छंटनी करता है, कर्मचारी की जो छंटनी करता है, और उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है दोस्तों वो कैसी बेरोजगारी कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या हुई? यानी कि नियोक्ता क्या करेगा? कर्मचारियों की छंटनी करेगा, तो जो शेष जो व्यक्ति हैं वो किस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे? आपकी चक्रीय बेरोजगारी की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। अब दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी के बारे में यदि हम बात करें तो चक्रीय बेरोजगारी आपको विकसित देशों में देखने को मिलेगी। कैसे देशों में देखने को मिलेगी? विकसित देशों में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों एक नोट के रूप में यदि हम बात करें तो जो जे एम किन्स ने बताया कि विकसित देशों में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण माना जाता है वो समग्र मांग में कमी होना है, समग्र मांग में कमी होना है। तो ये बिंदु याद रखना दोस्तों, समग्र मांग में कमी होना जे एम किन्स ने बताया था। अब दोस्तों हमारे पास जो बिंदु रहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, या दोस्तों इसे आदर्श बेरोजगारी भी कहते हैं, या इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? तो इसमें कार्य पर
होने या नहीं होने पर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जहां 5 व्यक्तियों की जरूरत है लेकिन 8 व्यक्ति वहां पर उपस्थित हैं। सामान्यतः यह कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसमें जो सीमांत उत्पादकता है वो सदैव सदैव शून्य होती है। सदैव क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। अब यहाँ पर हमने समझा कि छिपी हुई जो बेरोजगारी है वो क्या होती है, तो हम नॉर्मली इसको समझना चाहें तो दोस्तों हमारे पास जो कृषि क्षेत्र जो हमारा होता है वहां पर दोस्तों 8 व्यक्ति लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 8 व्यक्ति लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत मान लीजिए 5 ही व्यक्तियों की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पर मान लो 5 व्यक्ति होते तब भी वो काम हो जाता, लेकिन उसके बावजूद भी कितने व्यक्ति हैं? 8। तो यहाँ पर जो 3 व्यक्ति हैं दोस्तों वो कैसे हैं? फर्चन है या अर्धस्य है या छिपे हुए बेरोजगार हैं, जिनका पता नहीं चल रहा, जिनका वास्तव में पता नहीं चल रहा और वो काम भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम उन 3 व्यक्तियों को हम क्या कैसे बेरोजगार कहेंगे? छिपे हुए बेरोजगार कहेंगे। अर्थात ये स्थिति हमारे को कहाँ देखने को मिलेगी? कृषि क्षेत्र में विशेष तौर पर हमारे को देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों सीमांत उत्पादकता सदैव क्या होती है? शून्य होती है। शून्य क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन काम कितने लोगों का है? 5 ही लोगों का है। तो यदि ये नहीं होते तब भी, जैसे मान लीजिएगा ये 5 व्यक्ति 10,000 रुपये का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पर जो 8 व्यक्ति रहेंगे तब भी कितने का उत्पादन होगा? 10,000 रुपये का उत्पादन होगा। और 5 व्यक्ति होने पर भी कितने का उत्पादन होगा? 10,000 का उत्पादन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन 3 व्यक्तियों की वजह से, इन 3 व्यक्तियों की यदि सीमांत उत्पादकता देखें तो ये सदैव क्या रही? शून्य ही तो रही, क्योंकि यहाँ पर भी 10,000 का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर भी 10,000 का उत्पादन हो रहा है। तो ये 3 व्यक्तियों की सदैव क्या रही? शून्य रही। क्या रही दोस्तों? सीमांत उत्पादकता शून्य रही। अब बात करते हैं भिन्नात्मक या घर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है वो कैसी बेरोजगारी होती है। अब घर्षणात्मक से पता चल रहा है दोस्तों, जैसे दोस्तों ये कोई दो कंपनियां हैं, यहाँ पर कोई कर्मचारी काम कर रहा है। अब ये कर्मचारी इस कंपनी को छोड़ करके और इस कंपनी में जाना चाहता है। तो इस वजह से दोस्तों जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो कैसी बेरोजगारी होती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। यानी एक व्यवसाय को छोड़ करके और दूसरे व्यवसाय में जाने की वजह से जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है वो दोस्तों घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यहाँ पर क्या लिख रखा है दोस्तों? वर्तमान व्यवसाय को बदलने पर उत्पन्न जो बेरोजगारी है या विकसित देशों में ये बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलेगी? विकसित देशों में ये बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। और कैसी बेरोजगारी होती है दोस्तों? एक तरह से हम कह सकते हैं वर्तमान व्यवसाय को बदलने पर जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है वो कैसी बेरोजगारी होती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। अब हम बात करें जो लाइलाज बेरोजगारी होती है वो कैसी होती है? तो दोस्तों लंबे समय तक काम नहीं मिलना, लंबे समय तक काम नहीं मिलने पर जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो कैसी बेरोजगारी होती है? लाइलाज बेरोजगारी होती है। और ये भी एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। दोस्तों एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति की कौन सी थी? जो संरचनात्मक बेरोजगारी थी वो कैसी थी? दीर्घकालीन प्रवृत्ति की थी। अब दोस्तों इनको एक बार सारांश के रूप में हम देख लेते हैं डिटेल से कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहता है बिंदु वो क्या रहता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है? तो ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है और विकासशील देशों में देखने को मिलती है। ठीक है। और दूसरा बिंदु हमारे पास जो है वो क्या रहेगा कि ये अल्प बेरोजगारी जो है वो आपको अविकसित देशों में देखने को मिलती है, अविकसित देशों में देखने को मिलती है। और जो चक्रीय बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी जो है दोस्तों वो विकसित देशों में देखने को मिलती है। और जो घर्षणात्मक जो बेरोजगारी है दोस्तों वो विकसित देशों में देखने को मिलती है। और छिपी हुई जो बेरोजगारी है वो आपको कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी हमने समझा, अल्प बेरोजगारी भी हमने समझ लिया, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। दोस्तों ये बिंदु याद रखने हैं हमारे को। अब हम बात करें तो बेरोजगारी के माप के जो स्तर हैं, बेरोजगारी को मापने का जो स्तर है वो बताया गया वो क्या है? तो दोस्तों एक 1973 की बात है, वहां उस समय भगवती समिति का गठन किया गया था। भगवती समिति का गठन कब किया गया था? तो ये याद रखना 1973 में गठित की गई थी भगवती समिति। और इस समिति ने बेरोजगारी के मापन की कितनी विधियां बताई थी? 3 विधियां बताई थी दोस्तों। बेरोजगारी के मापन की 3 विधियां इन्होंने बताई थी। और वो कौन कौन सी थी? एक तो सामान्य स्थिति की बेरोजगारी थी, एक चालू साप्ताहिक स्थिति की थी और एक चालू दैनिक स्थिति की थी। एक कौन सी थी? चालू दैनिक स्थिति की थी। यहाँ पर सामान्य स्थिति की यदि बात करें तो इसमें दोस्तों एनएसएसओ को इन्होंने सुझाव दिया था कि उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारी में शामिल करेंगे जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान एक भी दिन काम नहीं मिलता। तो वो किस कैटेगरी में होंगे? सामान्य स्थिति में वो शामिल होंगे। ये एनएसएसओ को सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो सामान्य स्थिति का बिंदु रहा वो कैसा रहा कि संपूर्ण वर्ष के अंदर एक भी दिन व्यक्ति को क्या नहीं मिले? रोजगार नहीं मिले। तो किस कैटेगरी में होगा? सामान्य स्थिति में शामिल होगा। ये बिंदु सामान्य स्थिति का रहा। और यदि चालू साप्ताहिक स्थिति की बात करें तो इसमें दोस्तों जो सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान कार्य पर नहीं होते तो उन व्यक्तियों को किस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा? चालू साप्ताहिक स्थिति पर। यानी कि जो सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान जब वो सर्वेक्षण कर रहे होते हैं और उस सप्ताह के दौरान वो यदि कार्य पर नहीं होते हैं तो दोस्तों उनको किस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा? चालू साप्ताहिक स्थिति में। लेकिन दोस्तों जो एनएसएसओ को ये सुझाव दिया गया था, लेकिन एनएसएसओ ने इस आधार पर कभी भी बेरोजगारी का आकलन नहीं किया। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी स्थिति है जिसने एनएसएसओ ने कभी भी बेरोजगारी का आकलन नहीं किया? तो दोस्तों वो चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर होगा। यदि चालू दैनिक स्थिति की बात करें तो इसमें एनएसएसओ को क्या सुझाव दिया गया कि उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारी में शामिल किया जाएगा
जिन्हें दिन में कुछ समय तो कार्य मिलता है लेकिन शेष समय कार्य नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति किस कैटेगरी में शामिल होंगे? चालू दैनिक स्थिति में शामिल होंगे। यानी जिनको कुछ समय के लिए तो कार्य मिलता है, यानी जिन्हें दिन में कुछ समय तो कार्य मिलता है लेकिन शेष समय वो क्या रहते हैं? कार्य नहीं मिलते, उसकी वजह से वो बेरोजगार रहते हैं। तो दोस्तों वो चालू दैनिक स्थिति में आपके पास शामिल होंगे। ये 3 कैटेगरियां हमने देखी दोस्तों, चालू दैनिक स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और सामान्य स्थिति। ये दोस्तों किसके द्वारा दी गई? तो भगवती समिति के द्वारा दी गई, जिसका गठन 1973 में हुआ था। अब दोस्तों हमारे पास जो बिंदु है वो है कि अब ये याद रखना, ये जो आपके पास जो चालू दैनिक स्थिति थी, चालू जो दैनिक स्थिति थी, इसे सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो जो ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसके अंतर्गत इसको अपनाया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था दोस्तों, वो 2007 से 2011 का था। अब इसी बेरोजगारी से रिलेटेड 2 वक्र हमारे पास हैं। एक तो फ्लिप्स वक्र है। ये फ्लिप्स वक्र दोस्तों क्या होता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? तो ये याद रखो कि विलियम फिलिप्स ने इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था, विलियम फिलिप्स ने। और ये किसके संबंध में बताता है? तो बेरोजगारी से संबंधित ये जानकारी हमारे को देता है। और ये किन किन के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। और कौन से वक्र में पाया जाता है? फिलिप्स वक्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे को याद ये रखना है कि जो फिलिप्स वक्र है उसमें बेरोजगारी की दर यदि बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति की दर घटेगी, और यदि मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर घटेगी। यानी कि इन दोनों के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। और बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये बाएं से दाएं नीचे की ओर खिसकता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर खिसकता है। यहाँ पर इस पैराग्राफ यानी कि इस चित्र को देखें तो यहाँ पर दोस्तों हमारे को यही पता चलता है कि जैसे मान लीजिएगा बेरोजगारी की दर 3 है तो यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर क्या होगी? 1 होगी। यदि बेरोजगारी की दर 2 हो रही है तो ये भी 2 होगी। यदि ये इसकी 1 हो रही है तो इसकी 3 होगी। यानी इनके मध्य एक तरह से हम कह सकते हैं अपोजिट संबंध पाया जाता है। अब एक वक्र है, ओकेन का नियम है। ओकेन का नियम क्या कहता है? ओकेन के नियम में दोस्तों बेरोजगारी की दर और आर्थिक विकास की दर के मध्य संबंध पाया जाता है। जबकि फिलिप्स जो वक्र था उसमें बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जा रहा था। और ओकेन के नियम में दोस्तों बेरोजगारी की दर और आर्थिक विकास की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों विपरीत संबंध है, वहां पर भी विपरीत संबंध था। तो यहाँ पर ये याद रखना, बेरोजगारी की दर और आर्थिक विकास की दर के मध्य जो विपरीत संबंध पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? जैसे हम बात करें कि बेरोजगारी की दर में यदि मान लो 1% की वृद्धि होती है और तो आर्थिक विकास की दर में क्या होगा? यानी बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होने की वजह से आर्थिक विकास की दर में 3% की कमी आपको देखने को मिलेगी। और यदि हम ये कहें कि आर्थिक विकास की दर में मान लो 3% की वृद्धि होती है तो बेरोजगारी की दर में कितने परसेंट की कमी होगी? 1% की कमी होगी। अर्थात हम कह सकते हैं बेरोजगारी की दर और आर्थिक विकास की दर के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। और फिलिप्स वक्र में दोस्तों विपरीत संबंध भी पाया जाता है, लेकिन वहां पर बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। जबकि ओकेन का जो नियम है वहां पर तो वहां पर यहाँ पर दोस्तों बेरोजगारी की दर और आर्थिक विकास की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। अब यहाँ पर 2-4 बिंदु और इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? तो भारत में बेरोजगारी का जो मापन है वो प्रति 1000 कार्यशील जनसंख्या पर किया जाता है। प्रति 1000 कार्यशील जो जनसंख्या होती है उस पर दोस्तों इसका मापन किया जाता है। प्रति 1000 कार्यशील जनसंख्या पर मापन किया जाता है, 100 पर नहीं, 1000 कार्यशील जनसंख्या पर मापन किया जाता है। कार्यशील जनसंख्या हमने देख ली दोस्तों, 15 से लेकर के 64 वर्ष तक की जो आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें बेरोजगारी की रिपोर्ट जो 2011-12 के अनुसार दोस्तों हमारे पास कुछ आंकड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से। तो 2011-12 के बेरोजगारी के आंकड़े की बात करें तो सामान्य स्थिति की बात करें तो 2.2% बेरोजगार थे, और चालू स्थिति के अनुसार यदि हम बात करें तो 5.6% बेरोजगार थे। दोस्तों जो बेरोजगारी की जो रिपोर्ट 2011-12 की थी उसमें शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी आपको ज़्यादा देखने को मिली थी। और यदि शिक्षित और अशिक्षित की बात करें तो दोस्तों शिक्षित क्षेत्र में आपको ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिली थी, किसकी बजाय? अशिक्षित की बजाय। और यदि पुरुष और महिलाओं की बात करें, पुरुष और महिलाओं की बात करें तो दोस्तों पुरुष की बजाय महिलाओं में ज़्यादा आपको बेरोजगारी देखने को मिली थी, महिलाओं में ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिली थी। दोस्तों इस प्रकार से हमने इस बेरोजगारी के टॉपिक पर 1 बाय 1 बिंदु पर हमने चर्चा की है। और ये सारे के सारे दोस्तों जो आंकड़े हैं वो इंपॉर्टेंट आंकड़े इसमें शामिल किए गए जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों अब अगली क्लास में कोशिश हमारी यही रहेगी कि बेरोजगारी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम एक बार फिर से चर्चा कर लें। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करना, और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।